नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एफआईआर, जिसे लोकल भाषा में रपट, नालसी, कच्ची रिपोर्ट, पक्की रिपोर्ट धारा 154 सीआरपीसी के साथ लिखी जा रही है या 155 सीआरपीसी के तहत लिखी जा रही है। ये कई प्रकार की चीज़ें हैं, इसमें कानून के प्रावधानों में आती हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति एफआईआर लिखाने जाता है तो थाने में कुछ में पुलिस कार्रवाई करती है, कुछ में कार्रवाई नहीं करती है। वो संज्ञेय अपराधों में करती है, असंज्ञेय अपराधों में नहीं करती है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है वो संज्ञेय है, और जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है वो असंज्ञेय है। अब मैं बता दूं किस धारा के अंतर्गत एफआईआर लिखी जाती है। धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की, अर्थात जिसमें पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। गंभीर अपराध तो नहीं कहना चाहिए, संज्ञेय अपराध जिसमें कि पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। जब ये सूचना उसको मिलती है, इत्तला मिलती है कि तभी पुलिस थाने का भारसाधिक अधिकारी या थाना प्रभारी उसे मौखिक रूप से, अगर कोई देता है एफआईआर तो मौखिक रूप से ले सकता है, लिखित रूप से ले सकता है, और अगर कोई टेलीफोन भी देता है तो वो भी एफआईआर में मानी जाएगी। यदि कोई आजकल तो ईमेल पे भी देता है वो भी एफआईआर में दर्ज की जाती है। तो एफआईआर इतने प्रकार से आती है। अब अगर उसको लिपिबद्ध करके फिर उसको पढ़ करके सुनाई जाएगी कि आपने ये बोला है, आपने ये लिख के दिया है, और इसके बाद उसको निःशुल्क उसकी नकल दी जाएगी। आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया है, उसमें आप बोल करके सब लिखा देते हैं, सब चीज़ की हो जाती है। ये एफआईआर है। अब इसी को प्रथम सूचना पत्र और कई प्रकार की भाषाओं में कहते हैं, और लोकल भाषा में इसको कहते हैं कि भाई हमारी अपराध पंजीबद्ध हो गया। कुछ लोग कहते हैं अपराध पंजीबद्ध हो गया, मतलब अपराध पंजीबद्ध होगा, धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ यदि उसमें धाराएं लिखी हुई हैं। पक्की रिपोर्ट जिसे कहते हैं, समान भाषाओं से पक्की रिपोर्ट भी कहते हैं, जो लिखित में टाइप करके वो आपको देते हैं, साइन करा करके आपको एक नकल दे देते हैं, वो एफआईआर हो गई 154 सीआरपीसी के अंतर्गत। इसमें उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे, हस्ताक्षर करना जरूरी है। कभी कभी आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन पुलिस अधिकारी ने कुछ का कुछ लिख दिया, तो पुलिस अधिकारी उसमें ये लिख देता है कि हमें इसने दस्तखत करने से इनकार किया, आप उसमें साइन नहीं करिए फिर, क्योंकि आपने गलत तरीके से लिखा है, तो आप साइन करके नहीं दीजिए। तो उसमें पुलिस अधिकारी कभी लिख देते साइन करने से इनकार, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो नहीं लिखी जाए। अब मैं आपको बता दूं, प्रथम सूचना पत्र में 154 सीआरपीसी के उपधारा 1 फिकरा नंबर 1 में इसका प्रावधान है। एफआईआर में ध्यान रखिए, लिखाते वक्त जब आप सूचना दे रहे हैं थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करिए, उसमें हर चीज़ आ जाना चाहिए। आपके जैसे चोरी की घटना है तो उसमें ये आ जाना चाहिए कि चोर आपके यहाँ घुसा, आपने चोर को भागते हुए देखा। लास्ट में उसमें जरूर रखना चाहिए कि मेरी जो संपत्ति चोरी गई है, उस चोरी गई संपत्ति को देख के पहचान लूंगा, और इस व्यक्ति को भी पहचान लूंगा जिसने चोरी की है, देख कर पहचान लूंगा। क्योंकि बाय द वे अगर आपने बाद में देखा और पहचाना और आपने एफआईआर में नहीं लिखाया तो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, उसमें हर चीज आना चाहिए, साक्षी आना चाहिए। जैसे कोई मर्डर हुआ तो देखना चाहिए उसने जिसकी हत्या हुई है, मरते वक्त उस व्यक्ति ने बताया मुझे श्यामदीन ने या श्याम सिंह ने मुझे गोली मारकर मेरी हत्या की है, मुझे गोली मारी है, और उस समय वो बोल रहा था। तो आप बता सकते हैं कि मुझे उसने ये बताया कि उसने उसको फायर किया था इससे, और उसको लगा हुआ है और वो घायल हुआ है। तो ये उसके कहे हुए बाकी भी आप उसमें एफआईआर में लिखा सकते हैं। दूसरी, ये सारी चीज़ें एफआईआर में लिखना चाहिए। और एफआईआर में क्या होती है, एफआईआर में गवाहों के नाम, किस गवाह ने देखा है, जिस गवाह ने कैसे देखा है। यदि किसी गवाह ने देखा है तो आपको स्वतः बताएं कि फलाने व्यक्ति ने उसको मारते हुए देखा है, या चोरी करते देखा है, या आग लगाते देखा है। ये सारी चीज़ें उसमें इत्तला में आ जाना चाहिए। ये अगर नहीं आती हैं तो संदेह का लाभ उसको मिलता है। मतलब एफआईआर बहुत मजबूत मानी जाती है। अगर ये सारी चीज़ आती है तो एफआईआर मजबूत मानी जाती है। मतलब
उसमें सजा होने के प्रावधान रहते हैं, सजा होगी ही। लेकिन अगर नहीं है तो भी ये एकदम नहीं माना गया है कि एफआईआर में हर चीज़ आ गई, नहीं आई है, आपने बाद में कोई चीज़ जोड़ी है तो वो बाद में मानी जाएगी और एफआईआर गलत मानी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें बल मिलेगा अगर अच्छी तरह से सब लिखा है तो सजा के प्रावधान, सजा की जो रेट है वो अधिक हो जाता है उसमें। धारा 2 के अंतर्गत ये अभिलिखित इतला जो है निःशुल्क दी जाएगी। 154 की धारा फिकरा 2 आता है, जो सब सेक्शन 2 की उपधारा जो है उसके अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि निःशुल्क दी जाएगी, इसकी कोई शुल्क नहीं लगेगी। अब भूल जाइए कि मुंशी जी अगर कोई कहीं आपसे या थाना प्रभारी कहीं कोई आपके एफआईआर लिखने के पैसे मांगता है, बिल्कुल ही गलत है, वो रिश्वत है, आप बिल्कुल नहीं दीजिए, आप निःशुल्क इसकी मिलती है। इसके बाद धारा 3 आती है। धारा 3 के अंतर्गत बहुत ध्यान से सुनिए, धारा 3 154 सीआरपी जो एफआईआर लिखी जा रही है उसके संबंध में बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या थाना प्रभारी, भार साधक अधिकारी का मतलब जो वहाँ बैठा हुआ है, यदि इंस्पेक्टर बाहर है तो जो थाने में बैठा हुआ इंचार्ज है वही भार साधक अधिकारी है। तो अगर उसके पास आपने इतला दी कि मर्डर हो गया, ये चोरी हो गई, आगजनी हो गई, लेकिन अभिलिखित करने से इनकार करता है, वो व्यक्ति ये बता रहा है कि नहीं साहब हम नहीं लिखेंगे आपकी एफआईआर, आप झूठ बोल रहे हैं, तब फिर उसी इतला का सार, धारा 3 में स्पष्ट लगा, उसी इतला का सार लिखित रूप से या मौखिक रूप से, खासतौर से लिखित रूप से डाक के द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप भेजिए। जो आप कहते हैं कि एसपी साहब के यहाँ जाएं या एसपी साहब के रिपोर्ट करें, तो पहले तो आप थाना प्रभारी के यहाँ जाइए, आपकी अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तब पुलिस अधीक्षक के पास आपको जाना चाहिए और पुलिस अधीक्षक को वो लिखित देंगे। पुलिस अधीक्षक उसका अध्ययन करते हैं और तुरंत ही इमीडिएट थाना प्रभारी को निर्देशित करते हैं। थाना प्रभारी इसमें देखता है कि इसमें संज्ञेय अपराध का घटित होना पाया जाता है, तो उसी तरह से जो उन्होंने इनकार किया था पुनः उसको अपराध पंजीबद्ध करेगा और उस अपराध में आपको हर चीजें निहित रूप से दिखाना चाहिए। अन्वेषण किए जाने के निर्देश देगा, या तो वो खुद अन्वेषण करेगा, कौन, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी इंस्पेक्टर, या फिर वो अपने अधीनस्थ को। इसमें धारा में ये सीआरपीसी में उल्लेख है कि अपने अधीनस्थ को, जो सब इंस्पेक्टर रैंक से या कोई और रैंक पे है, उसको लिखित में आदेशित कर देता है कि आप इसकी कार्रवाई करिए, तो उसको वही पावर मिल जाता है जो थाना प्रभारी का है, इसलिए वो कार्रवाई करने लगते हैं और इस तरह से कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब लेकिन उसमें हर चीज़ की स्पष्ट होना चाहिए, जैसे प्रथम इतला रिपोर्ट में या प्राथमिक सूचना पत्र में तथ्यों का सभी प्रकार का उल्लेख उसमें होना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये माना जाता है कि जो आपने लिखा है वो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, ये ऐसा न्यायालय ऐसा मानता है, न्यायालय मानता है और बहस में भी ऐसा होता है। अच्छा एफआईआर लिखने वाला जो पुलिस अधिकारी होगा वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता जाएगा, आप बताते जाइए, और लेकिन अगर नहीं बताता है, नहीं उसे ज्ञान है, आजकल के पुलिस अधिकारी ऐसे भी होते हैं क्योंकि एलएलबी तो करते नहीं, तो आप कृपया करके आप पूरी तरह से बताइए। हो सकता है किसी वकील का सहारा लीजिए, फिर एफआईआर लिखाइए, लेकिन अगर उतना वक्त नहीं है तो ओरिजिनल आप लिखा दीजिए, ओरिजिनल आप लिखा दीजिए, आप उसमें माना जाएगा। ठीक है, ओके। अब प्रथम इतला रिपोर्ट के बारे में या एफआईआर उसी को कहते हैं, ये आपको बताया। आपको एक केस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्रथम इतला रिपोर्ट में यदि ये चीज़ें नहीं हैं, सार गर्भित बातें उसमें भाग नहीं लिखा गया, तो केवल खंडन संपुष्टि के लिए विचार में लिया जा सकता है कि भाई आपने इसमें क्यों नहीं लिखा है, ये खंडन है, ये इस तरह से लिखना चाहिए, आपने उसमें क्यों नहीं लिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कार्रवाई नहीं होगी। अब इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, शिव सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन, इसमें एक क्लियर दिया गया था कि यदि प्रथम इतला रिपोर्ट में या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में साबित नहीं होता तो कि अभियुक्त का अपराध साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये माना जाएगा कि अपराध उसने घटित किया है। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज उस पर आ जाए। एक दावा याचिका के बारे में आपको बताता हूँ, मोटर दुर्घटना की ये कहानी है। एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दो व्यक्ति जा रहे थे एक मोटरयान में, जो कि मालवाहक जहाज, माल ढोने वाला वाहन था,
जैसे मालवाहक ले जाते ना, इस तरह से एक मालवाहक था, उसमें वो सवारी वाला नहीं था, उसमें 2 व्यक्ति बैठते हैं। इंडियन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इनको अपनी बस में या किसी अन्य चीज़ में जाना चाहिए, ये मालवाहक में क्यों बैठे हैं, हम इनको क्लेम नहीं देंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने और थाना प्रभारी ने ये बड़ा इंटेलिजेंट काम किया कि उसमें लिख दिया था कि ये जो 2 व्यक्ति इसमें बैठे हुए हैं, जिनके साथ घटना हुई है, ये इन्हीं का माल है और ये माल लेकर के इस गाड़ी में जा रहे हैं। तो अब दूसरे में किस में जाते वो, ये एफआईआर में था। और एफआईआर में ये अंश होने के कारण जो अपील करता था, उसके द्वारा मृतक और आहत व्यक्ति जो मैरिज पार्टी के सदस्य थे और माल के स्वामी भी थे, मैरिज पार्टी में किसी जा रहे थे, वो माल के स्वामी थे, प्रतिनिधियों के रूप में मालवाहक यान में यात्रा कर रहे थे, ये इसमें प्रश्न था। तो मालवाहक में यात्रा करेंगे ही, अपने माल के साथ में जाएंगे। तो न्यायालय ने माना कि नहीं, आपका तर्क गलत है, ये इसी वाहन में बैठ के जा सकते थे, ये अगर सवारी वाहन नहीं है तो भी इसमें बैठ के जा सकते, क्योंकि ये जिस मैरिज पार्टी में सामान ले जाते वो उसी का ही सामान था। तो ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रत्तानी 2009 MPLG, ये उस समय का प्रकरण है, ये उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। और ये वास्तव में कई उद्धरण इस तरह से हैं जिसमें कि आपको ये जानकारी दी जाती है। अन्य कई केसों में, एक केस और बता रहा हूँ मैं आपको, ये इससे हट करके है। एक थाना प्रभारी ने ये जब मर्डर हुआ उसमें उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से लिखा कि खून की बूंद जो उसके शरीर से निकली है कितनी दूरी पर पड़ी हुई हैं। ये उसमें एफआईआर में उस व्यक्ति ने लिखा है कि खून कहाँ पड़ा था और दीवार से कितनी दूरी पर पड़ा हुआ था। कहने मतलब कि थी छोटी बात कि ब्लड कितने दूर पड़ा, इससे क्या मतलब। लेकिन जब फॉरेंसिक साइंस वहाँ पहुंची, उन्होंने देखा तो उन्होंने इस चीज़ से देखा कि कितने दूर से हथियार से इसमें कितनी दूर से इससे गोली चली, और जब इसके गोली लगी तो जो फव्वारा छूटा कितनी दूर तक जाना चाहिए, वो व्यक्ति कहाँ खड़ा था। ये बहुत लंबी बात है, लेकिन इस बात से सिद्ध हो गया कि ब्लड के कितनी दूरी पे उसको जाना चाहिए, फोर्स उसका ब्लड के क्या होगा। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति ने थाना प्रभारी ने पूछा और उसने बता दिया कि इतनी दूरी होगी। और जब फॉरेंसिक साइट ने उसको स्पष्ट किया तो एफआईआर दोनों एक साथ मिल गई और उसको सजा हो गई। इस बात पर सजा होगी वो व्यक्ति वहाँ खड़ा था, फिर अन्य चीज़ें उसमें मिली जिसके कारण सजा हुई, लेकिन एक ही ये फॉरेंसिक साइंस का पॉइंट था। अब मैं आपको बता रहा हूँ 155 154 में ये सारी चीज़ें एफआईआर में आपकी बताई है ना। अब 155 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ असंज्ञेय मामले में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब एफआईआर लिखाने के लिए आप जाते हैं तो थाना प्रभारी मुंशी जी अपने चश्मे से निकाल दे, जाई आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता। वो असंज्ञेय अपराध है। वो संज्ञेय अपराध की मैंने बताई जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार था, ये मैं असंज्ञेय अपराध बताऊं जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। मतलब आप चले जा रहे हैं, पुलिस किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, आपने सुना, पलटे या एक थप्पड़ मार दिया, वैसे उसको अगर बढ़ाया जाए तो संज्ञेय में आ जाएगा, एक थप्पड़ मार दिया या कुछ ऐसे कृत्य किए, सामने आपके घर के सामने कचरा फेंक दिया, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं, वो दूसरे अपराधों में आती हैं। तो ऐसे केस जो छोटे छोटे से मामले हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई करने का उसको अधिकार ही नहीं है, तब फिर वो क्या करता है कि आप जाते हैं कि साहब हमको एक थप्पड़ मार दिया, हमको इस तरह से कार्रवाई की, और पुलिस अपराध नहीं बनी होती है। लेकिन पुलिस का ये अधिकार है, पुलिस की ड्यूटी है कि उसकी पूरी की पूरी जिस तरह से वो रिपोर्ट बता रहा है वो रिपोर्ट ले, और रोज नामचा जिसे कहते हैं, आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया है, बाहर साध एक अधिकारी या थाना प्रभारी जो वहाँ थाने में है उसके सीमा में यदि इस तरह से कोई अपराध हुआ है, असंज्ञेय अपराध, तो उसको इत्तला मिलती है तो इत्तला का पूरा सार उस पुस्तक में दर्ज करेगा, और उसको अगर वो नकल मांगता है तो उसको नकल भी दी जाएगी, और उससे बड़े प्रेम से कहा जाएगा कि आप इसका परिवाद दायर करिए, कंप्लेन केस दायर करिए। कहाँ? न्यायालय में। वो न्यायालय में व्यक्ति जाता है और वहाँ कंप्लेन केस दर्ज करता है। तो कंप्लेन केस दर्ज होने के बाद अब ध्यान से सुनिए, 155 के अंतर्गत यदि कोई पुलिस अधिकारी ऐसे किसी मामले का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के नहीं कर सकता है। 155 की धारा 2 फिकरा नंबर 2 में ये है, असंज्ञेय मामले के अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वो
नहीं करेगा जब तक कि उसे उसकी शक्ति उसके पास नहीं आ जाती है। तो दूसरा ये है। तीसरा, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर, अब एक मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, वो जरा ध्यान से सुनिए। आपने कंप्लेन केस दायर कर दिया, न्यायालय ने आदेश दे दिया आपको कि आप उसकी जांच करिए। जब न्यायालय आपको आदेश देता है तो आप उसकी जांच करना शुरू कर देते हैं और जांच आप करने लगते हैं। फिर जब यदि आप पाते हैं कि इसके साथ अन्याय हुआ है, या आगजनी हुई है, या रेप हुआ है, या मर्डर हुआ है, ये सिद्ध है, हमने एफआईआर नहीं लिखी थी, लेकिन न्यायालय ने जो आदेश दिया है, न्यायालय ने जो हमारे पास रिपोर्ट भेजी है, वो सिद्ध पाया जाता है, तो पुलिस उसमें कार्रवाई न करके सीधी रिपोर्ट पहले न्यायालय में सबमिट करती है। हमें पता है कि इसने रेप किया है, क्योंकि न्यायालय के आदेश से ही कर रहे हैं, तो हमें पहले न्यायालय में रिपोर्ट देना पड़ेगी। और वारंट के बिना, जब तक न्यायालय हमें आदेशित नहीं करेगा, वारंट के बिना उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? यदि हमने एफआईआर लिखी तब तो हम अरेस्ट करेंगे, और हमने एफआईआर नहीं लिखी है, किसी कारणवश या एफआईआर नहीं लिखाई गई है, थाने में पंजीबद्ध अपराध नहीं है, तो फिर वो कंप्लेन केस दायर करेगा मजिस्ट्रेट के यहाँ। मजिस्ट्रेट उनको आदेशित करेगा कि ये इस अपराध की आप जांच करिए, जांच करने के बाद हमारे यहाँ रिपोर्ट सबमिट करिए। उनके यहाँ रिपोर्ट सबमिट की जाती है, फिर वो आदेशित करेंगे कि इस व्यक्ति को इस धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए और अरेस्ट किया जाए। तब कार्रवाई वो पुलिस अधिकारी उसी तरह से कर सकता है। लेकिन कुछ मामलों में माननीय न्यायालय ये आदेशित कर सकती है कि स्वतः संज्ञान ले लेगी, और जैसी एफआईआर जितनी कार्रवाई करना है वो माननीय न्यायालय स्वतः वो कार्रवाई करने लगेंगे। मतलब ये होगा कि जब बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से हम कोई जांच करते हैं और पा भी जाते हैं, ये सिद्ध हो जाता है कि ये अपराध हुआ है, लेकिन हम उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है बिना न्यायालय, क्योंकि अंडर कोर्ट के काम है। कोर्ट के मामले में माननीय न्यायालय के आदेश, जहां मामलों के संबंध में ऐसे 2 से अधिक अपराध हैं, एक 3 चीजों की, चौथी चीज मैं बता रहा हूं कि जहां मामलों के संबंध में ऐसे 2 अधिक अपराध हैं। देखिए, ये पुलिस का यही खेल है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमको देख लूंगा, कोई अपराध नहीं हुआ, मैं तुम्हें देख लूंगा, क्या देख लूंगा, मैं तुमको देख लूंगा। और फिर उसने क्या किया, मुझे रोक लिया, और रोक करके उसने कहा कि मैं तुमको देख लूंगा, और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो रोका, पहले तो देख लूंगा कोई अपराध नहीं, असंज्ञेय अपराध, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, हत्या कर दूंगा। तो एक छोटा केस, एक बड़ा केस, जब दोनों केस हो जाते हैं तो फिर एफआईआर होना चाहिए। बड़े केस एफआईआर हो जाएगी, छोटा केस उसके साथ धारा। जैसे 323, एक थप्पड़ किसी ने मारा, एक फाका, एक मारा, तो उसमें थोड़ा सा उसके लगेगा, वो 323 के अंतर्गत असंज्ञेय मामला हो गया। लेकिन उस व्यक्ति को जिस दिशा में जा रहा था, फिर उसको रोका भी, रोक करके उसको धमकी दी, तो ये संज्ञेय में आ गया। मतलब उसने 342, 341 को जिस दिशा में जाना था उसमें नहीं जाने दिया, ये मामला संज्ञेय आ गया। तो 341, 342 और 323 ये सभी अपराध फिर उसमें लग जाएं। मतलब जो केस, एक अपराध ऐसा है जिसमें कि वो संज्ञेय अपराध पुलिस कार्रवाई कर सकती है, और एक छोटा सा भी केस है उसमें उसकी धारा लगा देगी, मतलब मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। अब संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, कोई भी पुलिस थाने का भारतीय अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। 156 सीआरपीसी के अंतर्गत उसे ये पावर है कि बिना मजिस्ट्रेट में कोई जरूरी नहीं, हमने एफआईआर ली, हमें अब न्यायालय से कोई इसमें मतलब नहीं है, हम उसका अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति स्थानिक सीमाओं के अंदर, उस सीमाओं के अंदर जो उसकी थाने का जुरिडिक्शन है उसके अंदर है ना, और अधीन है, न्यायालय को हमें सूचना देना पड़ेगी। एफआईआर हम लिखते हैं तो एफआईआर की हमको न्यायालय में सूचना देना पड़ेगी। ये पुलिस का काम है। जनता को क्या जानना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप एफआईआर के बारे में समझ चुके होंगे। आप कृपया करके सतर्क रहें, एफआईआर कैसे लिखी जाती है। आप कृपया करके जब भी एफआईआर लिखाने जाएं इस चीज़ को ध्यान रखें, झूठी एफआईआर न लिखाएं। झूठी एफआईआर कैसे भी होती है। अगले एपिसोड में, अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर कैसे केस होती है, कैसे झूठी एफआईआर होती है, उसको कैसे क्या करना चाहिए। एफआईआर के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। तब तक आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।